वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 10th है उसका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के सब एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यूज ये 100 से भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल की लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और एक कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश और हिस्ट्री की लिंक्स मिल जाएंगे क्लास 10 के। उस पर जाकर आप हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री मतलब एसएसटी के चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश पर जाके आप इंग्लिश के चैप्टर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स आप समझ सकते हैं। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस लेसन के इस चैप्टर के एमसीक्यूज समझने के लिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। उसमें पहला जो एमसीक्यू है वो है जुल्वेरियन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया रेफर्स टू अ। इसके ऑप्शन हैं ट्रेड यूनियन ए, बी है कस्टम्स यूनियन, सी है लेबर यूनियन और डी है फार्मर्स यूनियन। अभी जो जुल्वेरियन है जो स्टार्ट हुआ 1834 में प्रशिया में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से किसी भी एक को आपको चूज़ करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो आंसर है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा है। आंसर है कस्टम्स यूनियन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, 10 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको सोचने के लिए। देखिए क्वेश्चन है व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस? जो ट्रीटी हुई वियना में वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1815, ऑप्शन नंबर बी 1817, ऑप्शन नंबर सी 1805 और ऑप्शन नंबर डी 1825। ओके, 1825 ये ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर है 1815। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था उसका। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? जो वियना में मीटिंग हुई तो कौन सी कंट्री है जिसने वो अटेंड नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी रशिया, ऑप्शन नंबर सी प्रशिया, ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्विट्जरलैंड। 10 सेकंड का वक्त था आपके पास और इसका आंसर होने वाला है दैट इज डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? अभी कुछ ग्रुप दिए गए हैं। ओके, ग्रुप ऑफ पावर्स अलग अलग कंट्रीज अगर साथ में आकर या फिर कलेक्टिवली उन्होंने डिफीट किया था नेपोलियन को, तो वो कंट्रीज कौन सी है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रशिया। बी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, रशिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, इटली। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर है 10 सेकेंड का आपको वक्त मिला था, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, वो है सी दैट इज ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ये 4 कंट्रीज है जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? अभी 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक जो है वो फीचर नहीं है। किसका? कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म का एक फीचर नहीं है, तो वो कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव्स बिलीव इन इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। बी कंजर्वेटिव्स स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंजेस। सी conservatives proposed to return to the society of pre-revolutionary days and were against the idea of modernization to strengthen monarchy. D conservatives believe in monarchy, church and other social hierarchies. आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर है सी। जो कंजर्वेटिव्स होते हैं प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, जो रिवोल्यूशन के पहले दिन थे उसे वापस लाना इनका उद्देश्य था कंजर्वेटिव्स का। एंड वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और जो मॉडर्नाइजेशन है उसके वो अगेंस्ट थे। स्ट्रेंथन मोनार्की, तो ये किस लिए मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है? तो मोनार्की को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो ये इनका बिलीफ नहीं है, किसका? कंजर्वेटिव्स का। नंबर नेक्स्ट है व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड बाय
यूरोपियन पावर्स, जो नेपोलियन है उसे कब डिफीट किया गया? यूरोपियन पावर्स के द्वारा। वो 4 कंट्रीज ने ये डिफीट किया था नेपोलियन को, तो वो ईयर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास 1815, बी ऑप्शन 1817, सी ऑप्शन 1830 या फिर डी ऑप्शन दैट इज 1810। ओके, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट। 10 सेकेंड हो चुके हैं, आंसर है इसका ए दैट इज 1815। उसके बाद है व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेड किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने ए 1790, बी 1815, सी 1797, ओके, या फिर डी दैट इज 1799। तो आंसर आपके स्क्रीन पर है, आंसर है 1797। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस ईयर में नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1850? ओके, 1815 में वियना का जो कांग्रेस हुआ वो किस कंट्री ने होस्ट किया था? ओके, तो इसके लिए क्वेश्चन है आपके पास, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए इटली, बी जर्मनी, सी रशिया या फिर डी दैट इज ऑस्ट्रिया। ओके, 10 सेकेंड लगभग हो चुके हैं, इसका आंसर होने वाला है दैट इज डी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने जो कांग्रेस है जो वियना में हुई थी उसे होस्ट किया था। द वियना कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक। जो ऑस्ट्रियन चांसलर है, ऑस्ट्रियन चांसलर, उसने कांग्रेस जो वियना कांग्रेस हुआ था उससे होस्ट किया था। ओके, तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी काउंट काबूर, सी जोसेफ मैंजनी या फिर डी दैट इज मैटरनिक। ओके, तो इनका आंसर है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। देखिए आंसर है डी दैट इज मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक, ये करेक्ट आंसर है। अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की जो ट्रीटी हुई उसके अनुसार डॉट 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 डायनेस्टी रिस्टोर टू द पावर इन फ्रेंच। जो डायनेस्टी थी उसे रिस्टोर कर दिया गया, फिर उसका जो हक है फ्रेंच में जो पहले डायनेस्टी थी उसे ही पावर दिया गया फ्रेंच का फिर से, किसके तहत? अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। तो इसके लिए ऑप्शन है द ऑटोमन, बी किंग विलियम, सी द बॉर्बन, डी फ्रेडरिक विलहेम। तो आपका 10 सेकेंड भी लगभग हो चुका है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसका आंसर करेक्ट आंसर है जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए सी दैट इज द बॉर्बन डायनेस्टी, उसे पावर दिया गया फ्रेंच का फिर से। अ सीरीज of states were set up on the boundaries of French too. ओके, जो फ्रेंच है उसकी बाउंड्रीज को अलग अलग स्टेट्स को सेट किया गया। ओके, इसका मतलब कि फ्रेंच की बाउंड्री को अलग अलग स्टेट्स जो है वो सेट किए गए। तो उसका रीज़न क्या है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगेन फर्स्ट है मेक फ्रेंडशिप विथ फ्रेंच, फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना, प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर, फ्रेंच को एक्सपांड करना फ्यूचर में, इसके लिए रोकने के लिए, मेक गुड रिलेशनशिप विथ फ्रेंच या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है स्क्रीन पर बी दैट इज प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। जो फ्रेंच एक्सपांड कर रहा था खुद को उसे रोकने के लिए ये बाउंड्रीज क्या कर दी गई, तो उस पर अलग अलग स्टेट्स, एक सीरीज ऑफ स्टेट्स क्या की गई, तो सेट की गई कि फ्रेंच इसके आगे क्या नहीं करेगा, खुद को एक्सपांड नहीं करेगा फ्यूचर में, इसलिए। अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना डॉट डॉट वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। जो ट्रीटी हुई वियना की उसके अनुसार डॉट 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 जो देश है, कौन सा देश है वो जिससे कंट्रोल दिया गया नॉर्थन इटली का? तो ऑप्शन है आपके पास फ्रेंच, ए, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन रशिया या फिर डी ऑप्शन ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर है दैट इज डी ऑस्ट्रिया। उसके बाद का क्वेश्चन है आपके सामने, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of dot 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 states. Okay, जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अनुसार उसने क्या किए थे, तो स्मॉल्स क्या किए थे, तो कॉन्फेडरेशन बनाए थे। ओके, तो वो कितने थे? तो ऑप्शन है आपके पास ए 39, बी 29, सी 37 या फिर डी 35। आपका 10 सेकेंड भी अभी ख़त्म हो रहा है और इसका आंसर रहेगा दैट इज ए 39 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन है
कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 वर। ओके, जो कंजर्वेटिव रिजीम था 1815 को सेट हुआ था, दैट वर, वो कैसा था, तो किस पर वो बिलीव करता था? तो ऑप्शन है आपके पास ए डेमोक्रेसी, बी मोनार्की, सी ऑटोक्रेटिक, डी रिपब्लिक। तो आंसर आपका है दैट इज सी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। यंग इटली जो ये सीक्रेट सोसाइटी वो किसने बनाई थी, किसने फॉर्म की थी? आपके पास ऑप्शन है ए ऑटो वॉन बिस्मार्क, बी जोसेफ मैंजिनी, सी मैटरनिक, देन डी जोहन गॉटफ्रीड हर्डर। तो इसका आंसर जो आपके स्क्रीन पर है वो है बी जोसेफ मैंजिनी। एट द एज ऑफ 24 जोसेफ मैंजिनी was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in। जब वो 24 ईयर के थे जोसेफ मैंजिनी, उन्हें भेजा गया था 1831 को, किस लिए? तो एक रिवोल्यूशन थी। तो वो कहाँ पर थी, इसे अटेम्प्ट करने के लिए भेजा गया था। तो वो कहाँ भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए फ्रेंच, बी जर्मनी, सी लिंगुरिया, डी पेरिस। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ओके, चलो देखिए, इसका आंसर है सी लिंगुरिया। ओके, ये आंसर उसका रहेगा। जोसेफ मैंजिनी फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी इन बर्न। जो जोसेफ मैंजिनी है उन्होंने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी बर्न में। तो उस सोसाइटी का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास यंग इटली ए, दैट इज बी यंग ऑस्ट्रिया, सी यंग यूरोप, या फिर डी दैट इज यंग पोलैंड। तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर होने वाला है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए सी दैट इज यंग यूरोप। ओके, डॉट 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 फ्राइटन टू जोसेफ मैंजिनीज आइडियोलॉजी। कौन था जो जोसेफ मैंजिनी की आइडियोलॉजी से डरता था? तो इसके ऑप्शन है रिपब्लिक, बी डेमोक्रेटिक, सी कंजर्वेटिव्स, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन था जो जोसेफ मैंजिनी की आइडियोलॉजी से डरता था? तो ऑप्शन आपके पास ये 4। आंसर के लिए 10 सेकंड का वक्त था। तो इसका आंसर है जो आपके स्क्रीन पर है दैट इज सी कंजर्वेटिव्स इज द आंसर। वो डरते थे जोसेफ मैंजिनी की आइडियोलॉजी से। ओके, उसका बाद का क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड जोसेफ मैंजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ऐसा किसने कहा था कि जो जोसेफ मैंजिनी है वो सबसे वी कैन से डेंजरस एनिमी है किसका? जो सोशल ऑर्डर था यूरोप में उस समय। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है सोशल ऑर्डर का यूरोप में? ऐसा किसने कहा था जोसेफ मैंजिनी के बारे में? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड बायरन, बी फ्रेडरिच लिस्ट, सी एंड्रीस रेबमन, और डी मैटरनिक। ओके, तो आंसर आपके स्क्रीन पर है, आंसर है डी दैट इज मैटरनिक। ओके, उसके बाद है वेयर वॉज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830। पहला अपहीवल कब हुआ? जुलाई 1830 को। ओके, 1830 जुलाई 1830 को जो अपहीवल हुआ या उसे रिवॉल्ट कहते हैं वो कब हुआ और ये किस देश में हुआ? तो ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, या फिर डी ग्रीस। तो इसका आंसर है दैट इज बी, फ्रांस में पहला अपहीवल हुआ, रिवॉल्ट हुआ जुलाई 1830 को। फ्रांस इज द आंसर। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है? ओके, जुकाम आ जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं, या सर्दी आ जाती है। तो ऑप्शन है नेपोलियन, बी जोसेफ मैंजिनी, सी लुइस फिलिप्स, या फिर डी मैटरनिक। तो इसका आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आंसर है डी मैटरनिक। तो मैटरनिक ने ये कहा था कि फ्रांस में अगर फ्रांस छींकता भी है तो उसमें उसकी वजह से पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। ओके, इसका आंसर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कौन सी जो कंट्री है उसे कहा जाता है कि क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है? ओके, तो
इसके लिए ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी ग्रीस या फिर डी रशिया। तो ऑप्शन है आपके सामने ये चार, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, दैट इज ग्रीस। ओके, चलिए नेक्स्ट। जोसेफ मैंजनी फाउंडेड डॉट 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 अंडरग्राउंड सोसाइटी इन मर्सेल। ओके, मर्सेल में जो जोसेफ मैंजनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है यंग इटली, बी यंग ऑस्ट्रिया, सी यंग यूरोप, डी यंग पोलैंड। यस, आप सही सोच रहे हैं। 10 सेकेंड आपके ओवर हो चुके हैं और आंसर जो आपने सोचा दैट इज ए यंग इटली। यंग इटली इसका आंसर होने वाला है। उसके बाद का क्वेश्चन है ग्रीस had been part of the dot 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 since 15th century. Greece had been part of the dot 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 since 15th century. ग्रीस जो था एक एम्पायर का पार्ट था, कब से? 15th सेंचुरी से लेकर। तो ऑप्शन थे आपके पास, उस एम्पायर का नाम आपको बोलना है। ए ऑटोमन एम्पायर, बी ब्रिटिश एम्पायर, सी बॉर्बन एम्पायर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज ए ऑटोमन एम्पायर। ओके, इसका मतलब है कि जो ग्रीस था वो हिस्सा था या पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, कब से? 15th सेंचुरी से लेकर। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस स्टार्टेड इन, जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस ग्रीस का वो शुरू हो गया, उसकी शुरुआत हो गई कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए ऑटोमन एम्पायर से। वो साल था, ऑप्शन है आपके पास ए 1831, बी 1830, सी 1821, डी 1811। ओके, तो इसका आंसर है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यस, दिस इज द आंसर सी 1821। उसके बाद का क्वेश्चन है विच इंग्लिश पोएट ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। ओके, तो इसका आंसर है कौन सा ऐसा इंग्लिश पोएट है जो जिसने पहले फंड ऑर्गेनाइज किया और बाद में वो फाइट के लिए गया वॉर में। तो ऑप्शन है आपके पास, एक ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी लॉर्ड बायरन, सी एस.टी. कॉलरिज या फिर डी जॉन किट्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज बी लॉर्ड बायरन। ओके, ये आंसर होने वाला है बी इस क्वेश्चन का। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टेक प्लेस, जो ट्रीटी हुई, संधि हुई किसमें? कॉन्स्टेंटिनोपल की। तो वो कब हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 1830, 1835, सी है 1842 या फिर डी 1832। तो इसका आंसर अब स्क्रीन पर आएगा, देखिए इसका आंसर है डी 1832 को ये ट्रीटी बनी कॉन्स्टेंटिनोपल की। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। जो ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 को, उसमें क्या हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास ए रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ, एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बना यूरोप में। ओके, उसकी शुरुआत हो गई, चिंगारी भड़क गई नेशनलिज्म की। बी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक बिगन, जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का ग्रीक का वो शुरू हो गया। सी ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। डी यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो इसका आंसर होने वाला है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यस, इसका आंसर है सी ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जाना जाने लगा 1832 की ट्रीटी के बाद जो हुई कॉन्स्टेंटिनोपल में। रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ, रोमांटिसिज्म है जो रेफर करता है, ऑप्शन ए कल्चरल मूवमेंट, बी रिलीजियस मूवमेंट, सी पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर डी लिटरेरी मूवमेंट। ओके, ऑप्शन ये चार आपके पास थे, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा अभी। देखिए इसका आंसर है ए, दैट इज कल्चरल मूवमेंट। ओके, ए इसका आंसर है। आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया गया है और उस पिक्चर पर बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट दिस पिक्चर सिग्निफाइज ड्यूरिंग 1824 इन फ्रांस। 1824 में फ्रांस में ये जो पिक्चर है वो क्या सिग्निफाई करता है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है ए पीजेंट अपराइजिंग,
बी द मासाकर्स एट कियोस, सी द क्लब ऑफ थिंकर, डी नन ऑफ अबोव। तो ऑप्शन आपके पास है, 10 सेकेंड का टाइम लगभग हो चुका है। आंसर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो आंसर है बी द मासाकर एट कियोस। ओके, सेम पेंटिंग है। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? आपके लिए पास ऑप्शंस है, ए काउंट कावूर, बी फेडरिक सोरियू, सी ऑप्शन आपके सामने है यूजीन डेलाक्रोआ, ओके, और डी एनोनिम्स। तो इसका आंसर आपके सामने है आपके स्क्रीन पर, सी यूजीन डेलाक्रोआ, ओके, ये उसका आंसर होने वाला है। उसके बाद है जर्मन फिलोसोफर ... क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है उनमें आपको ये सब दिखाई देगा, एक कॉमन पीपल में आपको जर्मन कल्चर दिखाई देगा। तो आपके पास ऑप्शन है ए दैट इज आर्थर गोस्की, बी लॉर्ड बायरन, सी गॉटफ्रीड हर्डर, डी कैरोल क्यूपरिस्की। ओके, तो इसका आंसर है सी गॉटफ्रीड हर्डर। ओके, गॉटफ्रीड हर्डर जो है ये इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिश राइटर हु कॉइन द टर्म यंग पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज। जो यंग पोलैंड ये टर्म है वो किस पॉलिश राइटर ने कॉइन की, किसने वो फाइंड आउट की? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए आर्थर गोस्की, बी काउंट कावूर, सी मैंजनी, या फिर डी नेपोलियन। आंसर सोचिए, 10 सेकेंड का आपका टाइम खत्म हो रहा है और आंसर आया ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसर है ए दैट इज आर्थर गोस्की। ओके, ये उसका आंसर है। उसके बाद का क्वेश्चन है द यूज ऑफ ... केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो अब ये लैंग्वेज है चारों, तो उसमें से एक लैंग्वेज थी वो सिंबल बनी किसकी? स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो रशिया का डोमिनेंस था तो उसके खिलाफ स्ट्रगल के लिए एक लैंग्वेज जो है वो सिंबल के तौर पर उभर आई। तो उसके ऑप्शन है आपके पास ए फ्रेंच, बी इंग्लिश, सी जर्मन, या फिर डी पॉलिश। तो आंसर आपके सामने होने वाला है रिलीज। तो देखिए आंसर है डी दैट इज पॉलिश। पॉलिश लैंग्वेज थी वो स्ट्रगल का सिंबल बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ... पोलैंड आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विथ विच वॉज अल्टीमेटली क्रश। अभी कुछ एक साल में क्या हुआ था कि पोलैंड की जो आर्म है जिन्हें रिबेल किया रशियन रूल्स के खिलाफ, मगर वो रशिया ने दबा दिया। तो वो साल कौन सा था? तो ऑप्शन है ए 1841, बी 1831, सी 1835, डी 1845। तो इसका आंसर आपके सामने आपके स्क्रीन पर आएगा, देखिए। तो आंसर है इसका बी 1831। उसके बाद का क्वेश्चन है जैकब एंड विल्हेम द टू ब्रदर्स हु डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स वर कॉल्ड। जैकब एंड विल्हेम जो दो ब्रदर्स थे, उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट था वो किया तो कलेक्ट करना फोक टेल्स को, जो लोक कथा जिसे कहा जाता है उन्हें कलेक्ट करना। तो उनको क्या नाम से जाना जाता था? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास बोन ब्रदर्स, ग्रीम ब्रदर्स, सी ट्विन ब्रदर्स, या फिर डी थ्रीन ब्रदर्स। तो आंसर आपके स्क्रीन पर रिलीज हो जाएगा। 10 सेकेंड लगभग ओवर हो चुके हैं। तो आंसर है इसका ग्रीम ब्रदर्स। उसके बाद का क्वेश्चन है द ... वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। एक जो साल था जो इकोनॉमिक हार्डशिप से जाना जाता है जो यूरोप में आई थी। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 1830 ए, बी का ऑप्शन है 1831, सी ऑप्शन है 1841, डी ऑप्शन है 1842। तो आंसर आपके सामने रिलीज होगा। 10 सेकेंड का वक्त लगभग खत्म हो चुका है। आंसर है ए दैट इज 1830। उसके बाद का क्वेश्चन है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस ट्रीटी के तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला? तो ऑप्शन है आपके पास ट्रीटी ऑफ सेरोस, बी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सी ट्रीटी ऑफ वर्साइस, डी नन ऑफ द अबव। ऊपर में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन थी 4,
सोचने के लिए 10 सेकेंड का वक्त। आंसर आपके स्क्रीन पर रिलीज हो जाएगा अभी। तो आंसर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक? ओके, यू हैव ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर ए 1846, ऑप्शन नंबर बी 1848, ऑप्शन नंबर सी 1845 और ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1847. You have 10 seconds to think about this. See on screen you can see the answer. स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा है। आंसर है 1848, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following aspects best signifies this image in 1848 in France? जो 1848 में इंसिडेंट हुआ फ्रांस में, तो ये पिक्चर जो वो किसे सिग्निफाई करता है, ये किसे दिखाने का प्रयास इस पिक्चर से किया जा रहा है? ओके, इस पेंटिंग से किया जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास मासकर एट कियोस, बी पीजेंट अपराइजिंग, सी हॉल ऑफ वर्साई, डी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, तो इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसर है पीजेंट अपराइजिंग। उसके बाद का क्वेश्चन है, द जर्नलिस्ट ... डिस्क्राइब्ड द इवेंट्स इन अ सिलेसियन विलेज। ओके, अभी जो जर्नलिस्ट है जिसने क्या किया था, तो सिलेसियन का जो इवेंट हुआ उसे डिस्क्राइब किया था, तो वो जर्नलिस्ट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दैट इज विल्हेम वुल्फ, बी जॉन डन, सी लॉर्ड बायरन, डी जॉन कीट। तो सोचिए, आंसर है इसका आपके स्क्रीन पे अभी वो आ जाएगा। देखिए, ये है उसका आंसर ए दैट इज विल्हेम वुल्फ। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, अर्लियर इन 1845 में ... इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, जो कॉन्ट्रैक्टर था सिलेसिया का, तो उसके खिलाफ किसने रिवॉल्ट किया था, किन लोगों ने रिवॉल्ट किया था, इसके बारे में क्वेश्चन है आपको। ऑप्शन है ए टेनेंट्स, बी पीजेंट्स, सी वीवर्स या फिर डी कारपेंटर्स। सोचिए, आंसर दीजिए। ओके, देखिए इसका आंसर होगा जो आपके स्क्रीन पर है दैट इज वीवर्स। वीवर्स जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, इन February 1848 फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। फरवरी 1848 को फ्रांस में जो मोनार्क है उससे क्या गया, तो पद से हटा दिया गया। एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन ... हैड बीन प्रोक्लेम्ड, और रिपब्लिक बनाया गया फ्रांस में जो किस पर बेस्ड था? तो ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सफरेज, बी यूनिवर्सल मेल सफरेज, सी यूनिवर्सल फीमेल सफरेज या फिर डी एरिस्टोक्रेसी। तो इसका आंसर है बी दैट इज यूनिवर्सल मेल सफरेज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फॉर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? ओके, फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है उसके लिए कितने मेंबर्स को चुना गया? तो आपके पास ऑप्शन है ए 931, बी 841, सी 941 या फिर डी 831। आपके पास 10 सेकेंड है, सोचिए और फास्ट में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है 831 मेंबर्स को क्या किया गया था, चुना गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, विच किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ जर्मन क्राउन अंडर द सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट? किस किंग ने रिजेक्ट कर दिया गया जर्मन क्राउन, ओके, जो था पार्लियामेंट के अंडर? तो ऑप्शन है आपके पास किंग आर्थर, बी किंग विल्हेम फोर्थ, ओके, उसके बाद है किंग विल्हेम फिफ्थ या फिर डी कैसर विलियम फर्स्ट। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड है, आंसर बताइए। चलिए, अभी आंसर आपके सामने आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो आंसर है किंग विल्हेम फोर्थ दैट इज बी। बी इसका आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, इन द ईयर 1848 ... फोर्स टू फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। 1848 को क्या हो गया, तो जो किंग था उसका नाम क्या आपको बताना है, जिससे फोर्स टू फ्ली उसे भगाने को मजबूर किया गया और नेशनल असेंबली को जो है उसे रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन है ए विलियम वन, बी नेपोलियन,
सी कैसर विलियम एंड डी लुइस फिलिप। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डी लुइस फिलिप्स, ये है इसका आंसर। अवेयरनेस of women's right and interest based on the belief of social, economic and political equality of the genders refers to, okay, अवेयरनेस ऑफ वुमेंस राइट, जो वुमेंस अवेयरनेस के बारे, वुमेंस के राइट के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, बिलीव करता है उनको सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इक्वलिटी पर अदर जेंडर के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? ये सब चीज़ों पे बिलीव करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन है ए है सफ्रेज, बी है फेमिनिस्ट, सी है विमेनिस्ट, डी है चार्टिज्म। ओके, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है, देखिए आंसर है फेमिनिस्ट, जो वुमेन्स के राइट और इंटरेस्ट के बारे में बात करता है और उन्हें इक्वली ट्रीट करने को कहता है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट डिड द पिक्चर शो? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पिक्चर है, बी हॉल ऑफ वर्साई, सी द क्लब ऑफ थिंकर्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे अभी आने वाला है, देखिए आंसर है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ए, ऑप्शन ए इसका रहेगा। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये है पिक्चर। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन रेफर्स टू, जो सिस्टम है रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, जिससे सोशल और पॉलिटिकल विजन्स रिफ्लेक्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है? ओके, तो ऑप्शन है आपके पास इकोलॉजी, बी आइडियोलॉजी, सी डेमोक्रेसी या फिर डी फिलोसॉफी। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे अभी आएगा और इसका आंसर है आइडियोलॉजी, बी। द हंसबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर एटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन, ओके, ऑप्शन है आपके पास 1877, बी 1866, सी 1567 या फिर डी 1867। आपका टाइम है 10 सेकेंड का, सोचिए। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो इसका आंसर है डी 1867। हु वेयर द जंकर्स? ओके, जंकर्स किसे कहा जाता है, कहा जाता था? ऑप्शन ए सोल्जर्स, बी लार्ज लैंड ऑनर्स, सी एरिस्टोक्रेसी, डी वीवर्स। ये रहा इसका आंसर आपके स्क्रीन पे, आंसर है लार्ज लैंड ऑनर्स, बी। जंकर्स कहा जाता था किससे? तो लैंड ऑनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रशिया took on the leadership of the movement for national unification, who was the chief architect of the movement? जब रशिया ने क्या की लीडरशिप ली जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, तो कौन चीफ आर्किटेक्ट था उस मूवमेंट का? तो ऑप्शन है आपके पास ऑटो वॉन बिस्मार्क, कैसर विलियम फर्स्ट, जोसेफ मैंजनी, मेटरनिक। ओके, तो इसका आंसर है ए ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए चीफ आर्किटेक्ट था। How many wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification? जो कितने ऐसे वॉर्स हुए 7 साल में, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जो जिसका एंडिंग रहा कि प्रशिया उस वॉर में जीता और प्रोसेस कंप्लीट हुई किसकी? तो जर्मनी की यूनिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है 4, बी 3, सी 6 और डी 2। तो कितने वॉर हुए थे? आंसर आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए आंसर है 3 वॉर्स। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन जनवरी 1871 जनवरी को हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइज? ओके, हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, किससे जर्मन एम्परर बनाया गया? उसकी सेरेमनी हुई वर्साई में जनवरी 1871 में। तो ऑप्शन है आपके पास विलियम 2, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी कैसर विलियम फर्स्ट या फिर डी विल्हेम फोर्थ। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर है कैसर विलियम फर्स्ट, ही बिकेम जर्मन एम्परर, ओके, इन जनवरी 1871। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? इटली का जो यूनाइटेड इटली है उसका
किंग कौन बना 1861 में। ओके, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 या फिर 1 जोसेफ गैरिबाल्डी, बी विक्टर इमैनुअल टू, सी काउंट कावूर, डी जोसेफ मैंजनी। ओके, तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है इटली वॉज डिवाइडेड इनटू डॉट 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 स्टेट्स। इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 10 या फिर डी 7। सोचिए, 10 सेकेंड का ये सब क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर है डी 7 स्टेट में वो डिवाइड 7 स्टेट में इटली जो था वो डिवाइड हो चुका था। ओके, उसके बाद है who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in 1830s. ओके, ऑप्शन है मैटरनिक, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी जोसेफ मैंजनी, डी नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। आंसर है सी जोसेफ मैंजनी। ओके, विच स्टेट वॉज अंडर द इटालियन प्रिंसली हाउस? कौन सा स्टेट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था? ऑप्शन नंबर ए लोम्बार्डी, बी सर्डेनिया पिडमोंट, सी वेनेशिया या डी सिलिसिल्स। ओके, तो टाइम है 10 सेकेंड का, सोचिए। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है और आंसर है बी सर्डेनिया पिडमोंट। ओके, जो इटालियन प्रिंसली के अंडर था। द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर वॉज। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन था? इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन था? तो ऑप्शन ए काउंट कावूर, बी नेपोलियन, सी गैरिबाल्डी, डी जोसेफ मैंजनी। ओके, तो इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड का वक्त था। तो इसका आंसर है गैरिबाल्डी। ओके, जिसका नाम है जोसेफ गैरिबाल्डी फुल नेम। उसके बाद का क्वेश्चन है 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in ... and completed the process of unification. ऑप्शन है दानिश विक्ट्री, बी प्रशियन विक्ट्री, सी फ्रेंच विक्ट्री या फिर डी अमेरिकन विक्ट्री। तो ये जो 7 साल में 3 वॉर हुए, तो इसमें किसके जीत के साथ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ? जर्मनी का। तो इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए प्रशियन विक्ट्री, बी इसका करेक्ट आंसर है। इथनिक मीन्स, इथनिक का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए रिलेटेड टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड कम्युनिटी, जो रिलेटेड है एक कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड कम्युनिटी से, इथनिक का मतलब। बी रिलेट्स टू अ डिफरेंट रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन, जो रिलेट करता है डिफरेंट रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन से या फिर बैकग्राउंड कम्युनिटी से। सी रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स या डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो आंसर है ए, दैट इज रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड कम्युनिटी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सेज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन। जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उन्होंने मोनार्की से पावर छीन ली, तो कौन से साल में वो छीन ली थी? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है फर्स्ट दैट इज ए 1677, ऑप्शन बी 1687, ऑप्शन सी 1688 या फिर ऑप्शन डी दैट इज 1689। तो इसका करेक्ट आंसर आपके अभी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1688 दैट इज सी। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है द ... between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, तो उसके लिए जो घटना घटी किसके बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, वो क्या थी? ओके, तो ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वियना, बी एक्ट ऑफ यूनियन, सी कस्टम यूनियन, डी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। किसके तहत इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन होकर एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना? तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसका आंसर है बी
एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, इसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है डॉट 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 वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ऐसी कौन सी कंट्री थी जो डिवाइड हो चुकी थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में? तो ऑप्शन ए दैट इज इंग्लैंड, बी रशिया, सी आयरलैंड एंड डी स्कॉटलैंड। ओके, तो आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, सोचिए, आंसर देना है आपको। तो आंसर है इसका दैट इज आयरलैंड। आयरलैंड जो था वो डिवाइड हो चुका था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड टू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। कौन सी ऐसी कंट्री जिसे फोर्सिबली शामिल कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में, कौन से साल में? तो 1801 में। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास ए आयरलैंड, बी स्कॉटलैंड, सी इटली, डी फ्रांस। ओके, 10 सेकेंड का वक्त था आपके पास और इसका आंसर अभी ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर है ए दैट इज आयरलैंड। ओके, आगे का क्वेश्चन है द एलेगरी of the German nation who wears a crown of oak leaf was a जो एलेगरी थी जर्मन नेशन के लिए जिसने क्राउन पहना था ओक लीव्स का, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका नाम है सॉरी उसके लिए ऑप्शन दिए गए आपको मेरियाना, यूनियन जैक, सी ब्रिटानिया, डी जर्मेनिया। ओके, तो इसका आंसर है जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा, तो इसका आंसर है डी दैट इज जर्मेनिया। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो इस कुछ नीचे कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं, कौन से सुटेबल है इस इमेज के लिए, जर्मनी के इमेज के लिए? तो ए हीरोइज्म एंड जस्टिस, बी फोक एंड कल्चर, सी रिवेंज, या फिर डी नेचुरल ब्यूटी। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर है ए दैट इज हीरोइज्म एंड जस्टिस। उसके बाद का क्वेश्चन है द एलेगरी ऑफ द फ्रेंच नेशन वॉज, जो फ्रेंच नेशन के लिए एलेगरी के तौर पर किससे यूज किया गया था? ऑप्शन ए मेरियन, बी यूनियन जैक, सी ब्रिटानिया, डी जर्मेनिया। तो आंसर रहेगा इसका ये रहा आपके स्क्रीन पे दैट इज ए। उसके बाद है द पिक्चर इज ऑफ, ये पिक्चर किसका है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द फॉलोन ऑफ मेरियान, बी द फॉलोन ऑफ जर्मेनिया, सी द गॉड ऑफ ग्रीफ, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए इसका आंसर है बी दैट इज द फॉलोन जर्मेनिया। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है आपको मैच द पेयर्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस पर ये क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स एंड सिग्निफिकेंस। तो ब्रोकन चेन, स्वॉर्ड, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, और सिग्निफिकेंस है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, हीरोइज्म, बीइंग फ्रीड, रेडीनेस टू फाइट। सोचिए, एक 10 सेकंड के लिए वक्त है आपके पास इसको सोचने के लिए, उसका आंसर देने के लिए। चलिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, यू ट्राइड वेल। ब्रोकन चेन का मैच द पेयर हो रहा है करेक्टली बीइंग फ्री से। ओके, उसके बाद जो है दैट इज सॉर्ड, सॉर्ड जो है वो मैच कर रहा है 4 दैट इज रेडीनेस टू फाइट। ओके, क्राउन ऑफ ओक लीव्स दैट इज हीरोइज्म एंड ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल दैट इज सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर रहेगा सी। ओके, उसके बाद है रेज ऑफ द राइजिंग सन इज द सिंबल ऑफ, रेज ऑफ द राइजिंग सन ये किसका सिंबल है? ऑप्शन है आपके पास हीरोइज्म, बी विलिंगनेस टू मेक पीस, सी बीइंग फ्रीड, या फिर डी दैट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके, तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर है डी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड। सबसे बड़ा जो नेशनलिस्ट लोगों का टेंशन था यूरोप में आफ्टर 1871 के बाद, तो वो था, ऑप्शन है आपके पास ए पेरिस, बी वर्साई, सी बाल्कन, या फिर डी
नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या है सोचिए। इसका आंसर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर है बाल्कन। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। सबसे ज़्यादा जो बाल्कन का एरिया था, रीजन था, वो किसके अंडर था? ओके, ऑप्शन है ए रशियन एम्पायर, बी ऑटोमन एम्पायर, सी जर्मन एम्पायर, या फिर डी हंसबर्ग रूलर्स। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, और इसका आंसर है ऑटोमन एम्पायर। ओके, उसके बाद है व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। पहला वर्ल्ड वॉर जो था वो कब शुरू हुआ था? ओके, ऑप्शन है आपके पास 1940, बी 1918, सी 1917, या फिर डी 1914। ओके, आई होप आप ये सवाल का आंसर आप जानते हैं। देखिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर, और वो है डी, दैट इज 1914। ओके, एक पिक्चर दिखाया गया, एक पेंटिंग है, उसे किसने प्रिपेयर किया था? इसके लिए ऑप्शन है आपके पास जोसेफ मैंजिनी, फ्रेडरिक सोर्यू, ऑटो वॉन बिस्मार्क, और जो लास्ट का है वो है काउंट कैमिलो दी कावूर। ओके, तो 10 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, सोचिए और आंसर बताइए, आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक सोर्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, काउंट कावूर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ओके, ऑप्शन है ग्रीस, रोम, इटली, सर्डिनिया। ओके, तो इसका आंसर होगा, सोचिए 10 सेकेंड का वक्त है आपके पास, आंसर है सर्डिनिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेडरिक सोर्यू वॉज डॉट 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 आर्टिस्ट। आपके पास ऑप्शन है इटली, रोम, फ्रेंच, इंग्लैंड। 10 सेकेंड का वक्त है, चलिए फास्ट। आंसर होगा इसका फ्रेंच, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कौन सी ऐसी रिवोल्यूशन है जिसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस है नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, सेकेंड रशियन रिवोल्यूशन, उसके बाद है अमेरिकन रिवोल्यूशन, और फोर्थ है ब्रिटिश रिवोल्यूशन। सोचने के लिए 10 सेकेंड है आपके पास, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यस, यू आर करेक्ट, तो आंसर आपके सामने है, आंसर है फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री बिकेम फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर 1789। ओके, कौन सी ऐसी कंट्री थी वो फुल फ्लेज टेरिटरी बन चुका था, टेरिटोरियल स्टेट बन चुका था इन यूरोप, कब? इन द ईयर 1789। तो ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। तो आंसर आपको बताने के लिए 10 सेकेंड है, सोचिए और बताइए। इसका आंसर होगा फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम विद द डॉट डॉट रिवोल्यूशन इन 1789। जो नेशनलिज्म का फर्स्ट आइडिया है वो कहाँ से और कौन से रिवोल्यूशन से आया? ऑप्शन है रशिया, फ्रेंच, इटली एंड जर्मनी। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका, आपके सामने उसका आंसर आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे, तो वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज एलए, द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। जो एलए नाम का यूनिट था मेजर करने का जर्मनी में, तो क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता था? तो ऑप्शन है आपके पास क्लोथ, थ्रेड, लैंड, और लास्ट का है हाइट। ऑप्शन आप समय शुरू होता है और आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है सोचने के लिए। तो देखिए इसका आंसर आएगा क्लोथ। ओके, आंसर होगा क्लोथ। कभी कभी इसके क्लोथ की बजाय टेक्सटाइल ये वर्ड हो सकता है। ओके, तो इसे याद रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का करेक्ट डेफिनेशन क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर्स ऑफ अ रीजन की फीमेल मेंबर्स है जो वोट का इस्तेमाल करती है टू आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैट्रिकल सिस्टम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। दूसरा भी ऑप्शन है डायरेक्ट वोट का जो फीमेल मेंबर्स के लिए है। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय ओनली अ चोजन
फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, कुछ गिने चुने लोगों को वहां पे सिलेक्ट किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से और उन्हें वोटिंग करने का राइट मिलता है। ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन लोगों को चुना जाता है। और डी है प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ओके, सब लोगों को डायरेक्ट वोट का अधिकार मिलता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। तो 10 सेकंड में आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आंसर आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन के सब लोगों को वोटिंग राइट होता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789? Which one of the following type of government was functioning in France? किस तरह का गवर्नमेंट जो फ्रांस में रिवोल्यूशन के पहले था। ओके, तो ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, सी है मोनार्की और डी है फ्रेंच पीपल बॉडी। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और देखिए आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। आंसर होगा इसका मोनार्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो मिशन और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन का वो क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास टू कॉन्कर द पीपल ऑफ यूरोप के लोग हैं उन्हें जीतना, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, लोगों को फ्री करना, किससे, डेस्पोटिज्म से, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे, टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप में जो मोनार्की है उसे स्ट्रेंथ बनाना, उसे मजबूत बनाना, और लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, देखिए उसका आंसर है बी, दैट इज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म से यूरोपियन लोगों को फ्री करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ ... अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस आए फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद, तो जो सत्ता है वो किस तरह से सोवेरिनिटी बन गई और किस तरह से वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम द मोनार्की टू ... तो किस पर, मोनार्की से कहां पर सत्ता ट्रांसफर हो गई। तो ऑप्शन है आपके पास डिक्टेटर, उसके बाद है बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, फर्स्ट स्टेट पीपल और आर्मी। ऑप्शन है ये 4, आपको सोचना है और आंसर देना है। तो इसका आंसर होने वाला है बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जो फ्रेंच सिटीजन की बॉडी थी उनके पास सत्ता हस्तांतरित हुई थी। ओके, ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच वॉज द न्यूली डिजाइन फ्लैग हु रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस। कौन सा नया डिजाइन था फ्लैग का जिसने रिप्लेस किया जो फॉर्मल फ्लैग है रॉयल स्टैंडर्ड का फ्रांस में। ऑप्शन है व्हाइट सेल्टायर, रेड क्रॉस, थर्ड है ट्राई कलर और फोर्थ है यूनियन जैक। क्या आंसर होगा इसका, सोचिए। तो इसका आंसर होने वाला है ट्राई कलर, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है, विच वन लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस। पेरिस में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो राइट करने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए यूज की जाती थी, एंड फर्दर एक्सेप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट नेशन, और उसी लैंग्वेज को बाद में एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। तो ऑप्शन है जर्मन, बी स्पेनिश, सी इंग्लिश और डी फ्रेंच। तो इसका आंसर होने वाला है डी फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लब वॉज फॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोपियन। जो अलग अलग सिटीज थी यूरोप में, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कौन सा, स्टूडेंट या फिर अदर मेंबर्स एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने कौन सा जो ग्रुप है उस क्लब था उसे फॉर्म किया था। तो ऑप्शन है आपके पास ए जैकोबिन क्लब, बी ब्रदरहुड क्लब, सी नेशन क्लब, डी यंग अमेरिका। तो इसका आंसर होने वाला है जैकोबिन क्लब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15,
डॉट 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 आर्मीज कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड और यूरोप। जो कौन सी आर्मीज थी जिसने नेशनलिज्म की आइडिया है वो अब्रॉड या फिर दूसरे देशों में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में वो लेके गए? तो ऑप्शन है बेल्जियम, बी स्पेन, सी इंग्लैंड और डी फ्रेंच। तो इसका आंसर होने वाला है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज फ्रेंच। तो फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने नेशनलिज्म की आइडिया जो है वो कैरी कर रहे थे वो साथ में अब्रॉड या फिर यूरोपियन कंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 16, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसका नेपोलियन कोड जो है वो किस तरह से कौन से फॉलोइंग रीजन में उसे एक्सपोर्ट किया गया, फिर लेके गए नेपोलियन कोड को? तो ऑप्शन नंबर 1 है या फिर 1 दैट इज पोलैंड, बी स्पेन, सी रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, डी इंग्लैंड। ऑप्शन टाइम है आपके पास 10 सेकेंड का, आप बता सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जहां पर फ्रेंच कंट्रोल था, ऐसे रीजन जहां पर फ्रेंच का कंट्रोल था वहां पर ये नेपोलियनिक कोड क्या किया गया, तो एक्सपोर्ट किया गया या फिर उसे वहां पर यूज किया गया जिन जिन देशों में फ्रेंच का कंट्रोल था। क्वेश्चन नंबर 17, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। जो सिविल कोड है 1804 का फ्रांस में उसे क्या कहा जाता था, उसका दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास द फ्रेंच सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन इंपीरियल कोड या फिर द फ्रेंच कोड। तो आपके पास टाइम था 10 सेकेंड का, तो इसका आंसर होने वाला है नेपोलियनिक कोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच चेंजेस अकर अंडर द नेपोलियनिक कोड। किस तरह के चेंजेस हुए अंडर द नेपोलियनिक कोड? ओके, तो ए ऑप्शन है कैंसल प्रिविलेजेस ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सी सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी और डी ऑल ऑफ अबोव। तो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ अबोव। सब इस तरह के सब चेंजेस नेपोलियनिक कोड की वजह से वहां पर आए। क्वेश्चन नंबर 19, बाय हुम वॉज द स्टेट्स जनरल इलेक्टेड। जो स्टेट जनरल्स थे उन्हें कौन किनके जरिए इलेक्ट किया जाता था या फिर चुना जाता था? तो ऑप्शन है आपके पास पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन्स। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स के जरिए ही जो स्टेट जनरल से उन्हें चुना जाता था। एक पिक्चर दिया है देखिए, तो या फिर एक पेंटिंग है, उसे किसने प्रिपेयर किया था? इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन है जोसेफ बेंजनी, फ्रेडरिक सोर्यू, कार्ल कास्पर फ्रिट्ज और काउंट कैमिलो दी कावूर। ओके, तो इसका आंसर है दैट इज सी कार्ल कास्पर फ्रिट्ज। ओके, फ्रिट्ज ये उसका आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू द सेंट्स एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन में जो सेंट एंजल्स और क्रिस्ट है उनको किस तरह सिंबलाइज किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास दैट इज इक्वेलिटी अमंग पीपल, फ्रीडम ऑफ नेशन, फ्रेटर्निटी अमंग नेशन, रिसेंटमेंट अगेंस्ट नेशन। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as। ये जो सिटीज है वहां पर फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया किस तौर पर? तो ऑप्शन नंबर 1 हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, गॉड ऑफ फ्रीडम, डेमन ऑफ ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन है 4 आपके पास, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है आपको चुनना है। तो इसका आंसर होगा हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर रैशनल एंड इफिशिएंट। ओके, कौन सा रिफॉर्म था मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर रैशनल एंड इफिशिएंट, जिसकी वजह से जो फ्रेंच का जो होल सिस्टम था वो बहुत ही रैशनल और इफिशिएंट बन गया? कौन सा रिफॉर्म ऐसा था? तो ऑप्शन है ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बी इकोनॉमिक रिफॉर्म, सी पॉलिटिकल रिफॉर्म और डी सोशल रिफॉर्म। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वजह से जो फ्रांस की सिस्टम है वो रैशनल और एफिशिएंट बन गई थी।
क्वेश्चन नंबर 24, द हंसबर्ग एम्पायर इज रूल्ड ओवर, जो हंसबर्ग एम्पायर था वो किस पर रूल करता था? ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्पेन, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया हंगेरी और डी स्कॉटलैंड पोलैंड। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑस्ट्रिया हंगेरी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल्स? स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? ओके, स्टेट जनरल्स जो थे उनका नाम क्या था, न्यू नेम? तो ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली, बी स्टेट असेंबली, सी नेशनल असेंबली या फिर डी पीपल्स असेंबली। सोचिए और आप इसका जवाब दे सकते हैं, या इसका करेक्ट जवाब है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली यह सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26, विच वॉज द डोमिनेंट क्लास इन यूरोप? कौन सा डोमिनेंट क्लास था यूरोप में? ओके, उस वक्त, उस एरा में। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पीजेंट, बी सर्फ, सी टेनेंट या फिर डी एरिस्टोक्रेसी। आपके पास सही जवाब देने के लिए 10 सेकंड थे, तो इसका आंसर है एरिस्टोक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डॉट 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 इन फ्रांस। नेपोलियन जो था उसने क्या किया फ्रांस में, किस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया? तो ए सोवेरिगनिटी, बी डेमोक्रेसी, सी फेडरल रूल्स या फिर डी दैट इज मोनार्की। किसे डिस्ट्रॉय किया था नेपोलियन ने? तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था नेपोलियन ने फ्रांस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है क्या है? द एरिस्टोक्रेसी यूज्ड डॉट 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 लैंग्वेज फॉर डिप्लोमेसी। जो एरिस्टोक्रेसीज थे वो किस लैंग्वेज का यूज करते थे फॉर डिप्लोमेसी? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश, सेकेंड स्पेनिश, थर्ड इटली एंड फोर्थ दैट इज फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होने वाला है दैट इज फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 29, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन डॉट 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 इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो शुरू हो गया था कौन से कंट्री में? सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कौन से कंट्री में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट स्पेन, सेकेंड इंग्लैंड, थर्ड फ्रेंच एंड फोर्थ दैट इज हॉलैंड। ओके, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 30, लिबरलिज्म मीन्स, लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है? आपके पास 4 डिफिनेशन दी है, तो उसमें करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फ्रीडम फॉर ओनली मेन नॉट फॉर वुमेन। फ्रीडम जिसमें सिर्फ मेन को फ्रीडम होगा, वुमेन को नहीं, औरतों को नहीं। बी ऑप्शन, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल, हर एक को, इंडिविजुअल को फ्रीडम रहेगा और वो लॉ के सामने इक्वल रहेगा, सबके लिए सेम लॉ रहेगा। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इनइक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम रहेगा सबके लिए मगर लॉ के सामने सब इनइक्वल रहेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी लोगों के लिए। डी, तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, किसी को भी किसी इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं रहेगा और इक्वलिटी भी नहीं मिलेगी लॉ के सामने। तो इसका करेक्ट आंसर, यस आपने जो सोचा दैट इज बी, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हर किसी को, हर कोई स्वतंत्र रहेगा, हर किसी को फ्रीडम रहेगा किसके सामने, और वो इक्वल रहेगा किसके सामने? तो बिफोर द लॉ, लॉ सबके लिए सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मीन बाय सफरेज? ओके, सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब क्या होता है? तो इसके ऑप्शन ए है राइट टू प्रॉपर्टी, बी राइट टू कंप्लेन, सी राइट टू जस्टिस और डी राइट टू वोट। तो ये सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड अ कस्टम यूनियन और जोल्वेरियन वॉज फॉर्म? अभी कस्टम यूनियन जो है जिसे जोल्वेरियन भी कहा जाता है, तो वो कब बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास 1934, 1844, 1834 या फिर 1833। सोचने के लिए वक्त था और इसका आंसर होने वाला है दैट इज सी, 1834 को ये कस्टम यूनियन बनाया गया, या उसे ही क्या कहा जाता था, जोल्वेरियन कहा जाता है, उसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हु टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म जोल्वेरियन? जोल्वेरियन को बनाने के लिए किसने इनिशिएटिव लिया? किसने इनिशिएटिव लिया
ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दैट इज प्रशिया, बी रशिया, सी इंग्लैंड, डी हॉलैंड। तो इसका सही जवाब होने वाला है दैट इज प्रशिया। क्वेश्चन नंबर 34, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, जब मर्चेंट कोई भी मर्चेंट था अगर वो क्या करता है 1833 को ट्रैवल करता था फ्रॉम हम्सबर्ग टू न्यूमरबर्ग, ओके, हम्सबर्ग से न्यूमरबर्ग तक, टू सेल हिज गुड्स, उसके गुड्स या फिर उसकी चीज़ें बेचने के लिए, वुड हैव हैड टू पास थ्रू, तो उसे कुछ बैरियर से गुजरना पड़ता था। तो कौन से बैरियर, कितने बैरियर्स थे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपके पास है 10 कस्टम बैरियर्स, बी नो कस्टम बैरियर्स, किसी प्रकार के कस्टम बैरियर्स नहीं थे, सी 9 कस्टम बैरियर्स, नो कस्टम बैरियर्स, और डी वो है 11 कस्टम बैरियर्स। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज 11 कस्टम बैरियर्स, ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरियन डू, जो कस्टम यूनियन था उसने क्या किया था, ओके, क्या चेंजेस उसने लाए थे या उसका कस्टम यूनियन का वर्क क्या था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए एबोलिश्ड ट्रैफिक चेंजेस एंड रिड्यूस्ड द करेंसीज टू 30, जो ट्रैफिक चेंजेस थे उसे एबोलिश किया गया, ट्रैफिक चार्जेस थे उसे एबोलिश किया गया, बंद कर दिया गया, और जो करेंसीज है वो 30 तक रिड्यूस कर दी गई। एबोलिश टैक्सेस को रद्द कर दिया गया। सी ओनली एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर्स थे उसे ही सिर्फ बंद कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। या फिर डी अबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, टैरिफ बैरियर को एबोलिश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज है उसे कम कर दिया गया 30 से लेकर 2 तक, ओके, 2 ही करेंसी बाद में रखी गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सब जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, ओके। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, जिसकी वजह से उनको भी क्या मिल जाएगा, तो एक आइडिया आ जाएगा इस चैप्टर का और उनका भी अच्छा स्टडी हो जाएगा। तो हमारे जो YouTube चैनल उस पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।